गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग कोरोना बीमारी जो फैली हुई है उसमें आप लोग सुरक्षित होंगे और घर में अच्छे से रहते होंगे, स्वस्थ होंगे। कॉस्मोस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रयास से मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे बीएससी बायोलॉजी के जंतु शास्त्र जूलॉजी का पहला यूनिट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पहले यूनिट में हमें किन किन विषयों के बारे में चर्चा करनी है उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता कहा जाता है, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैव विविधता, जैव विविधता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका होगा टैक्सोनॉमी, जिसे हम वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी विज्ञान और सिस्टमैटिक्स, जिसे हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति, करण पद्धति। इसके बाद अगला टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्राणियों के नामकरण के बारे में। नामकरण के बारे में हम लोग क्लिनिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक आधुनिक विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में, उनके नामकरण के बारे में, उनके समूह विकसित करने के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा फाइलोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जिसमें हम विभिन्न प्रजातियों के बीच विकासीय संबंध, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकासीय संबंध, जिसे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज का पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये जैव विविधता होती क्या है, हम इसको साधारण रूप से देखें। आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। आम के पौधे, नीम के पौधे, तुलसी के पौधे, गुलाब के पौधे। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जंतुओं को आप देखते हो, गाय, कुत्ते, बिल्ली, अनेक प्रकार की ये प्रजातियां होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सारी जैव विविधता के उदाहरण हैं। जैव विविधता में जितने प्रकार की जंतुओं, पादपों, जंतुओं, बैक्टीरिया या जीवाणुओं के जिनके प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एनिमल्स स्पेसीज, जंतुओं की प्रजातियां। प्लांट्स स्पेसीज, पादपों की प्रजातियां। इसके साथ साथ स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं की अनेक प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनकी जैव विविधता, अलग अलग पादप पाए जाते हैं, प्राणियों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, पादपों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं,
जीवाणु बैक्टीरिया की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। भारत एक जैव विविधता से भरा हुआ देश है। भारत में जैव विविधता पूरे संसार में लगभग 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए गए हैं। ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वास्तविक में होते क्या है? वैसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जैव विविधता परिपूर्ण हो, अनेक प्रकार की पौधों की प्रजातियां, अनेक प्रकार के जंतुओं की प्रजातियां, अनेक प्रकार के जीवाणुओं की प्रजातियां पाई जाती है, वैसे क्षेत्र को हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। उनको बायोडायवर्सिटी से परिपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में लगभग 36 बायोडायवर्सिटी पहचाने गए हैं। इनमें 4 हॉटस्पॉट्स भारत में पाए जाते हैं। 4 हॉटस्पॉट्स भारत में पाए जाते हैं। ये 4 हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है ईस्टर्न हिमालयस, हिमालय जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय। दूसरा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तीसरा इंडो बर्मा लैंड, भारत और बर्मा का सटा हुआ तटीय इलाका। और चौथा सोंडालैंड। इन क्षेत्रों को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। विशेषकर वेस्टर्न घाट्स जो जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है, इन्हें यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनेस्को इसका पूरा विवरण है यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। और यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि यहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री माउंटेन, सह्याद्री की पहाड़ियां जो केरला, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और विविध प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं। तो यूनिट 1 का मैंने छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग
के बारे में आपसे चर्चा की है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट प्रत्येक सप्ताह में संडे को लेने जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जैसे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि पूरे विश्व में लगभग कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में लगभग 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में इन 36 में से कितने हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये 4 हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है आपका ईस्टर्न जो हिमालय जो है, जो 4 में से एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है, कि किन किन राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसमें सह्याद्री की पहाड़ियां आती है, जो केरला, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को स्पर्श करती है, और यह जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है। तीसरा आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा क्षेत्र जो है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है, विश्व धरोहर के रूप में पहचाना गया है। तो वेस्टर्न घाट्स इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ अनेक प्रकार के पौधों और जंतुओं की प्रजातियां इन तीनों की तुलना में अधिक पाई जाती है, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को जो है इसका पूरा विवरण क्या है। इसमें बीच में आपको परिवर्तन करके, हेरफेर करके आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका विवरण है यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ परिवर्तित करके, इनके नाम में शब्दों में परिवर्तित करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को जो है किसकी संस्था है। तो ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। तो बाकी जो है इंडो बर्मा रेंज जो है, जो आपका तीसरा जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, जो भारत और बर्मा में हमारा जिसे तटीय जो इलाके हैं, बॉर्डर जो है भारत और बर्मा का जो बॉर्डर है, तटीय क्षेत्र जो है, उसमें भी काफी जैव विविधता पाई जाती है, और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में चिन्हित किया गया है। और चौथा जो है आपका संडालैंड है। तो इससे संबंधित आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ज्ञात होगा, पता होगा कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके जो विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी तैयारी कराई जाती है। तो विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस भाग से आपको इस भाग से पूछा जा सकता है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसकी परिभाषा क्या है। तो क्या होती है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। इस धरती पर भौगोलिक क्षेत्रों में जो विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं, इसके साथ साथ जीवाणुओं की जो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, इसके अध्ययन को बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। आपको उत्तर देना होगा कि भारत में लगभग 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिन चारों के नाम है ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा लैंड, संडालैंड। आपको छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स की क्या विविधता है, वेस्टर्न घाट्स की क्या विशेषता है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि वेस्टर्न घाट जो है भारत के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में कितने प्रकार के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और सह्याद्री की पहाड़ियां एक इससे संबंधित है। किन राज्य, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर सह्याद्री की पहाड़ियां गुजरती हैं। तो आपका उत्तर होगा केरला, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। लगभग इन सभी राज्यों
से सटते हुए सह्याद्री की पहाड़ियाँ गुजरती हैं और भारत की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में एक है और जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है। काफ़ी जैव विविधता यहाँ पाई जाती है और यह बायोडायवर्सिटी के लिए, विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी हमें अनेक प्रकार के साधन प्रदान करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, पूरे विश्व में लगभग कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, इनमें यूनेस्को द्वारा किस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया। आगे हम देखते हैं कि यह बायोडायवर्सिटी जो होती है कितने स्तर की होती है। तो बायोडायवर्सिटी जो मुख्य रूप से इनको 3 स्तरों में बांटा गया है। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जिसको आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। दूसरा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, जिसे जाति जैव विविधता कहा जाता है। और तीसरी इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, जिसे पारिस्थितिकी जैव विविधता कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी 3 स्तरों में इन्हें विभाजित किया गया है। पहला जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी आनुवंशिक, आनुवंशिक जैव विविधता, विविधता। दूसरा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी इसे जाति या जाति जैव विविधता, विविधता। और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी। इसको पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी जैव विविधता, जैव विविधता। तो आपने देखा 3 प्रकार, 3 स्तरों पर होती है बायोडायवर्सिटी। इनको 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आनुवंशिक विविधता। दूसरा है स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, जिसे हम कहते हैं जाति जैव विविधता। और तीसरा इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो हम चर्चा करें, एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आनुवंशिक जैव विविधता। क्या होती है आनुवंशिकता? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण, माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर अनेक प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, अनेक प्रकार की जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के जीवाणुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और अनेक प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। तो आनुवंशिकता जो है आपके जीन के द्वारा निर्धारित होती है। जीन एक दूसरे से क्रियान्वयन करते हैं और इसके चलते जो है आपके जो प्राणियों में जो है अनेक प्रकार के गुणों का समावेश होता है, अनेक प्रकार के गुण सम्मिलित होते हैं। तो जेनेटिक डायवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता, ये आता कहां से? जेनेटिक, आनुवंशिक में आनुवंशिकता के कारण जैव विविधता आता कहां से है? तो जीन में परिवर्तन होने के कारण आपके अलग अलग गुण आप में उपस्थित होते हैं और जो जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जेनेटिक डायवर्सिटी, इसका एक सीधा जो है उदाहरण है, आपका साधारण उदाहरण है इसका, उदाहरण जेनेटिक डायवर्सिटी का। आप जानते होंगे मक्का जो है, जिसको इंडियन कॉर्न कहा जाता है, मक्का या मेज भी कहते हैं, इंडियन कॉर्न या स्वीट कॉर्न कहा जाता है या मक्का कहा जाता है, ठीक है।
तो आपने देखा होगा मक्के के जो दाने जो अनेक रंग के होते हैं, सफेद होते हैं, पीले होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। तो इतनी अधिक जैव विविधता ये अनेक प्रकार की मक्खियों की क्या होती है, जो उनके अनाज के जो रंग के जो दाने होते हैं, उनके अलग अलग रंग जो होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? आनुवंशिकता में परिवर्तन के कारण। ये हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है क्या? अनेक प्रकार की जातियों का पाया जाना। अनेक प्रकार की जातियां आपका, जैसे इसका उदाहरण मछलियों की अनेक प्रजातियां, स्पीशीज ऑफ फिशेस, मछलियों की प्रजातियां, मछलियों की प्रजातियां। तो पहला उदाहरण है आपका स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी का, मछलियों की प्रजातियां। आप जानते हैं प्रकृति में अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। एक्वेरियम में अनेक प्रकार की सुनहरे रंग की मछलियां, सिल्वरी मछलियां, खाने युक्त मछलियां भी होती हैं। तो अनेक प्रकार की विविध प्रकार की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा इसका उदाहरण है काष्ठीय पौधों की प्रजातियां, जिसको वुडी प्लांट्स कहते हैं। वुडी प्लांट्स, काष्ठीय पौधों की प्रजातियां, जिससे हमें लकड़ी प्राप्त होता है, काष्ठ प्राप्त होता है। तो काष्ठीय पादपों की प्रजातियां, पादपों की प्रजातियां से दो मुख्य उदाहरण हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जाति जैव विविधता के, मछलियों की प्रजातियां और काष्ठीय पादपों की प्रजातियां। तीसरा जो आता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम होता क्या है? इस धरती पर अलग अलग वातावरण में, जैसे रेगिस्तान हो गया, तालाब हो गए, नदी हो गए, समुद्र हो गए, इसमें जीव एक दूसरे से क्रियान्वयन करते हैं जो स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक जीव एक दूसरे से क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब तक वातावरण अस्थायी नहीं हो सकता, तब तक वातावरण स्वस्थ नहीं रह सकता। तो सिर्फ पारिस्थितिकी करते हैं इकोसिस्टम को, इसमें विविधता पाई जाती है। इस धरती पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी पाए जाते हैं। नदी हो गए, तालाब हो गए, रेगिस्तान हो गए, सागर हो गए। ये अपने आप में एक पारिस्थितिकी को निर्देशित करते हैं और इनमें जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो जैसे आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या हुआ? तालाब भी क्या है? एक प्रकार का इकोसिस्टम है, एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। कुछ जलकुंभी जैसे बड़े पौधे, बड़े प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की मछलियों की प्रजातियां, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े और जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसमें भी क्या होती है? जैव विविधता आपकी हो गई। दूसरा होता है आपका ओशियन इकोसिस्टम, समुद्र में पाए जाने वाले ओशियन इकोसिस्टम। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि समुद्र एक जैव पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा उदाहरण है और सबसे अधिक वहां जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि इस विशाल जल राशि में, विशाल समुद्र में अनेक प्रकार के पौधों की प्रजातियां, अनेक प्रकार के जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरी प्रजातियों के बारे में अभी तक हमें ज्ञात नहीं है और दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक जो है या जो जीव विज्ञानी हैं वो नए नए जीवों के बारे में खोज करते रहते हैं और उनके द्वारा हमें पता चलता है कि इस प्रकार की प्रजातियां हैं, पौधे की प्रजातियां हैं या जंतुओं की प्रजातियां हैं, अनेक प्रकार के शैवाल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्या होती है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, पूरे विश्व में कितने प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। इसमें से जो है विश्व धरोहर के रूप में भारत का कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स चिन्हित किया गया है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनोमी, जिसे वर्गीय विज्ञान कहते हैं, और सिस्टेमेटिक्स, इसे वर्गीकरण पद्धति कहते हैं।
टेक्सोनोमी, इसको वर्गीय विज्ञान भी कहा जाता है, वर्गीय विज्ञान तथा सिस्टेमेटिक्स, जिसे हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति। तो टेक्सोनोमी जो है वर्गीय विज्ञान है। क्या होता है टेक्सोनोमी? आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा टेक्सोनोमी के बारे में, द्विनामकरण पद्धति के बारे में जो लिनियस के द्वारा दिया गया था। यहाँ हम थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे टेक्सोनोमी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण टूल है, औजार है, जिसके द्वारा हम जीवों के नामकरण के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो टेक्सोनोमी या वर्गीय विज्ञान, वर्गीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को पहचानना, उनका एक समूह में गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, और तीसरा उनका नामकरण करना। तीन बातें, मुख्य बातें आती हैं आपको टेक्सोनोमी में, वर्गीय विज्ञान में। टेक्सोनोमी ये तीन महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की पहचान या प्राणियों की पहचान, जीवों की पहचान। इसका दूसरा भाग है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण। जीवों में गुणों के आधार पर समानता होती है और जो वर्गीकरण का मुख्य आधार है। तीसरा भाग होता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर जिसे हम नामकरण कहते हैं, नामकरण करना, नोमेनक्लेचर। और इस नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। पहले भाग में आते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या बताता है? जीवों की पहचान करना। गुणों के आधार पर जीवों की पहचान की जाती है और उनमें गुणों की समानता के आधार पर जीवों को एक विशेष समूह में रखा जाता है, जिसे कहा जाता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और तीसरा आता है नोमेनक्लेचर। क्या हो गया टेक्सोनोमी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों की पहचान के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में और उनके नामकरण के बारे में जानते हैं, इसे कहा जाता है टेक्सोनोमी। अब हम आते हैं, अब पहला पॉइंट था आपका इंटरेक्ट होकर के बच्चों से। सबसे पहला पॉइंट था आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पहचान। जीव विज्ञानियों को जब भी कोई नए जीव के बारे में पता चलता है तो उसके बारे में पहचान की जाती है। उसकी मॉर्फोलॉजी, बाहरी रूपरेखा क्या है, उसका आकार क्या है, क्या यह पिछले जो जीव हैं उनसे कुछ समानता रखता है, ठीक है। तो उस गुणों के आधार पर, उनमें उपस्थित गुणों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। तो गुणों के आधार पर पहचानना, उनके बाहरी रूपरेखा के आधार पर पहचानना, उनके व्यवहार के आधार पर पहचानना क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है।
तो आइडेंटिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है? उनका मॉर्फोलॉजी, कोई भी जीव दिखता कैसे है, उसकी बाहरी रूपरेखा कैसी है, इसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। बाहरी रूपरेखा, बाहरी रूपरेखा, उनका आकार जिसे शेप कहा जाता है, उनका आकार कैसा है, आकार कैसा है, इसके साथ साथ इनके व्यवहार के बारे में, जिसे हम कहते हैं बिहेवियर, उनके बिहेवियर, व्यवहार के बारे में, व्यवहार के बारे में, उनके हैबिट या आवास के बारे में, हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट या आवास के बारे में। तो इन दोनों के आधार पर एक जीव की पहचान की जाती है, बाहरी रूपरेखा के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, बिहेवियर या जिसको हैबिट भी कहा जाता है, हैबिट, हैबिट, हैबिट या व्यवहार के आधार पर, उनके आवास के आधार पर जीवों की पहचान की जाती है। ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। अगला भाग हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसे कहा जाता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण। हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्यों वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। दुनिया में अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के बारे में ज्ञात किया गया है, जीवों के बारे में ज्ञात किया गया। ये बहुत बड़ी संख्या है और प्रत्येक जीव का अगर हम अलग अलग अध्ययन करें तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या निश्चय किया कि गुणों के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाए, जिससे उनके आसानी में, उनके अध्ययन में सहायता हो सके। तो इस शाखा को, टेक्सोनॉमी के उस भाग को, वर्गीकरण विज्ञान के, वर्गीय विज्ञान के उस भाग को जिसमें हम जीवों को एक विशेष समूह में रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है, वर्गीकरण। तो क्या है? जीवों का समूह या ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों को एक ग्रुप में सम्मिलित करना, जीवों का समूह, जीवों का समूह। अब ऐसे जीव जिनके गुणों में बहुत अधिक समानता पाई जाती है, उनके आकार प्रकार में बहुत अधिक समानता पाई जाती है, उनके बाहरी रूपरेखा व्यवहार में बहुत अधिक समानता पाई जाती है, उन्हें एक समूह में रखा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस दुनिया में पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन के लिए। तो दूसरा भाग आपका हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम चर्चा करते हैं इसका तीसरा भाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये तीसरा भाग कौन सा है? नोमेनक्लेचर, नामकरण करना, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। पहली बात आती है नोमेनक्लेचर या नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको मैं बता दूं कि दो प्रकार के नाम होते हैं। एक तो स्थानीय नाम होते हैं, लोकल नाम जिसे कहा जाता है, लोकल नेम कहा जाता है, जो एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होते हैं। तो विश्व के दूसरे देशों में अगर आप उस नाम को लेकर बात करते हैं, किसी जीव के बारे में अपने क्षेत्रीय भाषा में चर्चा करते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, तो दूसरे देश के लोग हो सकता है कि जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए कि आप किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोकल नाम जो होता है अस्थायी नहीं होता है। अस्थायी तो मतलब वैसा नामकरण हो जो विश्व के सारे देशों में जाना जाए, जो जीव वैज्ञानिकों के द्वारा जाना जाए और जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, अपनी जो वैज्ञानिकों का जो समुदाय जो है उसको जान सके और एक जगह से दूसरे जगह उनके नाम में परिवर्तन नहीं हो। तो दो प्रकार का नाम हो गया, एक होगा अस्थायी नाम होता है, स्थानीय, स्थानीय नाम जिसको कहा जाता है, स्थानीय नाम जिसको कहते हैं लोकल नेम, लोकल नेम,
अब हो सकता है आपके अलग अलग क्षेत्र में, आप ही के देश के अलग क्षेत्रों में या दूसरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसी जीव या प्राणी का नाम अलग अलग हो जो आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा, उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो लोकल नाम जो होता है, अब प्रश्न पूछा जा सकता है ये लोकल नाम या स्थायी नाम, अस्थायी होता है क्या? यह अस्थायी नहीं होता। अस्थायी तभी होगा जब परिवर्तित नहीं हो एक जगह से दूसरी जगह। तब यह अस्थायी नाम क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। यह अस्थायी नहीं है कि परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होता है। स्थान या क्षेत्र बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है। ये क्या होता है? अस्थायी नहीं होता। इसका मुख्य गुण क्या है? अस्थायी नहीं होता। तो ये सर्वमान्य नहीं है। हमें ऐसे नामकरण करना है, जीवों का ऐसी नामकरण पद्धति विकसित की है जिसके कारण आप दुनिया में किसी क्षेत्र में चले जाएं, वो नाम परिवर्तित नहीं हो और वो क्या होगा? अस्थायी होगा। हम मुख्य 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। जो आपका अस्थायी नाम जो होता है, अस्थायी नाम या स्टेबल नाम जिसको कहते हैं नोमेनक्लेचर, जो सर्वमान्य होता है। तो अस्थायी नाम जो होता है, स्थायी नाम को दोबारा लिखो, थाम लिखाऊंगा ना दोबारा से चालू कर देना इंटरेक्ट करके। तो ये पहला हो गया अस्थायी नाम, हो गया लोकल नाम जो परिवर्तित होते रहता है और अस्थायी नहीं होता है। दूसरा होता है मानक नाम जिसको कहते हैं मानक नाम। अब मानक नाम के 3 विशेष गुण होते हैं। पहला, इनमें यूनिवर्सलिटी होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। पहला गुण है यूनिवर्सल, सर्वमान्य होना चाहिए। याद रखना होगा आपको कि सबसे पहला जो गुण है आपका मानक नाम का, यह क्या होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए। दुनिया के सारे देश कहीं भी चले जाएं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, उस नाम में परिवर्तन नहीं हो। आपका जो वैज्ञानिक समुदाय जो है, जीव वैज्ञानिक जो है, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में है, संसार के अलग अलग क्षेत्रों में है, उस नाम को पहचान सके, उस जीव को उस नाम से पहचान सके। तो पहला गुण आपका हो गया यूनिवर्सल, सर्वमान्य। तो मानक नाम क्या होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। दूसरा, यूनिक। आपका मानक नाम अनुपम होना चाहिए, एक विशेष होना चाहिए, अनुपम होना चाहिए, जो एक दूसरे जीव से जिसमें कोई समानता नहीं हो, आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो, किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं हो। तो मानक नाम का दूसरा गुण हो गया यूनिक, यूनिकनेस जिसको कहा जाता है, यूनिक होना चाहिए, अनुपम होना चाहिए। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, इसको स्टेबल होना चाहिए। यहां आपका स्टेबल नहीं था, अस्थायी था। यहाँ आपका जो है अस्थायी नाम क्या था? अस्थायी था, स्टेबल नहीं होता है क्योंकि परिवर्तन होते रहता है। जबकि आपका जो मानक नाम क्या होता है? अस्थायी होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस मानक नाम के विशेष गुण पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से विशेष गुण होते हैं? तो पहला गुण विशेष गुण हो गया, इसमें क्या होती है? यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। आपका मानक नाम यूनिवर्सल होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, दुनिया के सारे देशों द्वारा वो नाम स्वीकार होना चाहिए। दूसरा गुण है यूनिक। तो आपका जो मानक नाम क्या होगा? अनुपम होगा, किसी दूसरे जीव से उसमें मिलता जुलता नहीं होगा, कोई दुविधा या कंफ्यूजन जो है उत्पन्न नहीं करेगा। और तीसरा आपका अस्थायी नाम, स्टेबल। तो मानक नाम क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि जो नामकरण पद्धति जो है, इसे मानक नाम जो है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है और किन नियमों के आधार पर होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा? टेक्सोनॉमी के 3 स्तर पर हमने अध्ययन करते हैं। पहला था आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान। हमने आपको बताया कि जीवों के आकार के बारे में, आकार के आधार पर, उनके व्यवहार गुण के आधार पर, उनके आवास के आधार पर, उनके बाहरी रूपरेखा के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर जीवों की पहचान की जाती है। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जीवों का वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है?
हम देखते हैं धरती पर जितने जीव पाए जाते हैं उनमें कुछ जो जीव होते हैं उनमें बहुत अधिक समानता पाई जाती है, और ये समानता ही जो है उनके वर्गीकरण का मुख्य आधार, उन क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार है। आइए हम तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, नॉमेनक्लेचर, इसे नामकरण कहा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर के आधार पर दो प्रकार के नाम होते हैं, स्थानीय नाम जो लोकल नाम कहा जाता है, ठीक है, जो क्या होता है चेंजेबल होता है, परिवर्तित होता है, चेंजेबल होता है, चेंजेबल, इसमें परिवर्तन होते रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रीय भाषाओं में जीवों का अलग अलग नाम होता है, चाहे पौधे हो चाहे प्राणी हो, उनका अलग अलग नाम होता है, ये चेंजेबल होता है। और दूसरा इसका मुख्य गुण क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि परिवर्तित होते रहता है, फ्रीक्वेंटली क्या होता है इसमें चेंजेज आते हैं, आपका फ्रीक्वेंटली जो है इसमें चेंजेस आपके होते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंजेस पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो गया है, अस्थायी हो गया। अब हम देखते हैं मानक नाम के बारे में। तो इसके तीन मुख्य गुण कौन से हो गए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, दूसरा यूनिक होना चाहिए, अनुपम होना चाहिए, और तीसरा स्टेबल होना चाहिए, अस्थायी होता है, ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, डज नॉट चेंज एट ऑल, ये क्या होता है, चेंज आपका नहीं होता है, जो इसका सबसे मुख्य गुण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मानक नाम जो है इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो आपको बता दूं कि मानक नाम जो होता है ये विश्व में वैज्ञानिकों की, जीव वैज्ञानिकों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर मानक नाम निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड नेम करते हैं। मानक नाम को स्टैंडर्ड नेम कहा जाता है। तो नोमेनक्लेचर हमने देख लिया, दो प्रकार के नाम होते हैं, अस्थायी नाम लोकल नेम, और दूसरा मानक नाम जिसका स्टैंडर्ड नेम कहा जाता है। स्टैंडर्ड इसलिए कि सारे जगह क्या होता है, यह नाम उपयोगी होता है। विश्व के किसी देश में आप चले जाएं, किसी जीव वैज्ञानिक का अगर वैज्ञानिक नाम है तो वैज्ञानिक नाम वही होगा, और वैज्ञानिक समुदाय उस जीव को पहचान पाते हैं, आसानी से उसको निर्देशित कर पाते हैं। तो ये वैज्ञानिक नाम जो है, तो हम लोग जीव विज्ञान का या जो मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो भी हम लोग वीडियो जारी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनको परेशानी नहीं हो इसके लिए हमने इस पूरे चर्चा का हमने पीडीएफ नोट्स तैयार किया है, और जैसे आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूं आपको हूबहू आपको उसके बारे में वैसे ही जानकारी आपको पीडीएफ में मिलेगी। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो भी रेखांकित रहेंगे, और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी रेखांकित किया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा हम मानते हैं। हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि इन मानक नाम का निर्धारण जो विश्व समुदाय के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ नियम बनाए जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का सिद्धांत या वर्गीय विज्ञान का सिद्धांत कहते हैं, और इसके आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है। तो इसे कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नामकरण का नियम, नामकरण का नियम। बहुत ध्यान से आपको इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखें विस्तृत रूप से कि ये कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो होता है, नामकरण के कौन कौन से नियम आते हैं। तो नामकरण का पहला जो नियम है आपका कि एक होती है द्विनामकरण पद्धति। आपने 12वीं कक्षा में थोड़ी सी पढ़ी होगी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। और इस नियम के अनुसार किसी भी जीव के
नाम के दो भाग होते हैं। पहला नाम जो होता है जीनस होता है, जो वंश का नाम होता है, और दूसरा जो है भाग होता है वो जाति का नाम होता है। तो द्विनामकरण पद्धति जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसके अनुसार किसी भी प्राणी के नाम का दो भाग होता है। पहला कहता है जीनस नेम और दूसरा होता है आपका स्पेसी नेम, जिसे जाति नाम कहा जाता है। तो भाषा क्या होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीवों के नामकरण की भाषा जो होती है वो क्या होती है, या साइंटिफिक जो नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम जिसको कहा जाता है, उनकी भाषा क्या होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसकी भाषा क्या होती है, लैटिन होती है इसकी भाषा। तो पहली है इसकी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ऑफ नोमेनक्लेचर जिसे कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नामकरण की भाषा, नामकरण की भाषा। सो नामकरण की भाषा क्या है, लैटिन। लैटिन भाषा होती है, और जीव विज्ञान में जितने सारे शब्द हैं अधिकांश शब्द जो है लैटिन भाषा से निर्मित है, उनसे लिए गए हैं। लैटिन, लैटिन। तो वैज्ञानिकों ने क्या निश्चय किया, ये भाषा क्या होनी चाहिए, लैटिन होनी चाहिए। दूसरी जो है कोई भी साइंटिफिक नाम जो होगा या वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, या जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो दो भागों में बटा होगा। पहला होगा उसके जीनस का नाम होगा, उसका वंश का नाम होगा, और दूसरे उसकी जाति का नाम होगा, स्पेसीज का नाम होगा। सो दो भाग हो गए, पहला जीनस नेम, जीनस नेम, इसे वंश नाम भी कह सकते हैं, वंश नाम। दूसरा स्पेसीज नेम, स्पेसीज नेम, जाति नाम, जाति नाम। सबने क्या रखा, साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है जीनस होता है, जीनस का नाम होता है, वंश का नाम होता है, और दूसरा जो है भाग जो है वो किसको परिलक्षित करता है, किसको निर्देशित करता है, स्पेसीज के नाम को निर्देशित करता है, जिसे हम जाति नाम कहते हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी बात जो आती है कि आपको जो भी वैज्ञानिक नाम होते हैं उनको दो तरीके से सही रूप से लिखा जा सकता है। एक तो तिरछे अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है, दूसरा जो है जीनस नाम और स्पेसीज नाम, वंश नाम तथा जाति नाम, इनको अलग अलग करके रेखांकित किया जाता है, और ये आपका सही नामकरण की पद्धति होती है। तो कोई भी जो वैज्ञानिक नाम होगा उसके दो भाग होते हैं, जीनस नेम और स्पेसी नेम, और इसका लिखने का तरीका क्या है, आप तो या तो इसको तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, और दूसरी रूप में दोनों भाग को अलग करके उनको रेखांकित करके लिखा जाता है। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपका जो है मनुष्य जो है ह्यूमन, इनका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसको दो तरीके से सही रूप से लिखा जा सकता है। पहला तिरछी शब्दों के रूप में, अक्षरों के रूप में, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ये सही तरीका है, होमो सेपियंस। दूसरा सही तरीका है, हमने लिखा होमो और यहां लिखा आपको सेपियंस, होमो सेपियंस, और दोनों भाग को, ये हो गया आपका जीनस नाम हो गया, वंश का नाम हो गया, और दूसरा हो गया स्पेसी नेम हो गया, जाति नाम होगा। इन दोनों को मैंने अलग अलग रेखांकित कर दिया। अब याद रखेंगे इसको, अगर आप इसको एक साथ लिखते हैं आपको क्या होगा, सर्वथा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, इनकरेक्ट होगा। तो आपको कैसे लिखना है, या तो ऐसे लिखना है, तिरछे अक्षरों में लिखना है होमो सेपियंस, या इन दोनों भाग को अलग कर उनको रेखांकित करना है होमो सेपियंस। अब यहाँ जो चौथा तीसरा नियम क्या था कि जो भी होगा साइंटिफिक नेम उसको लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, या तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, या दोनों भाग जीनस नाम
और स्पेसी नेम जो है, वंश नाम और जाति नाम दोनों को पृथक करके, अलग करके दोनों को रेखांकित करना। अब इसका अगला नियम क्या है आपका, वैज्ञानिक नामकरण पद्धति का चौथा नियम आपका कहता है कि साइंटिफिक नाम के साथ साथ जिस वैज्ञानिक ने या जिस व्यक्ति ने उस प्रजाति के बारे में, उस जाति के बारे में, उस जीव के बारे में सबसे प्रथम उसके बारे में चर्चा की है, उसके बारे में विस्तार से व्याख्या की है, उसका नाम इसके बाद आता है, साइंटिफिक नेम के बाद आता है। तो हम देख लें थोड़ा सा उदाहरण इसका कि आपका जो है ऑथर का नाम जो है, ऑथर नेम, ऑथर नेम, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि ऑथर नेम लिखा कहां जा रहा है, इस वैज्ञानिक नाम से पहले या इस वैज्ञानिक नाम के बाद, आफ्टर और बिफोर। सो ऑथर नेम जो है उस व्यक्ति का नाम जो उस जीव से संबंधित है, जिसने उस जीव को पहली बार चर्चा की है, उसके बारे में व्याख्या की है। तो ऑथर नेम जो आता है, इसे सेलोप्सिस, सेलोप्सिस फिमोरेलिस एक वैज्ञानिक नाम है, और यहां आपको रियूटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैज्ञानिक नाम हो गया। देखिए मैंने इसको तीछे रूप में लिखा है, तीछे अक्षरों में लिखा है, आप ध्यान देंगे मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। ये आपका होगा तीछे अक्षरों में, तो बिल्कुल सही है, सेलोप्सिस फिमोरेलिस। और ये क्या है आपका रियूटर। सो आप यहाँ आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि रियूटर जो है शुरू में मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये नियम बनाया वैज्ञानिकों ने कि जो ऑथर जो है या जो खोजकर्ता जो है, जिसने सबसे पहले सर्वप्रथम इस जीव के बारे में चर्चा की है, उसका नाम होता है, सबसे बाद में आता है रियूटर, जैसे क्या है। तो रियूटर क्या हो गया, ऑथर का नाम आपका हो गया। इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, इसका ऑथर का नाम है। और इसका जो पांचवा आपका जो भाग होता है, नियम जो कहता है कि जिस समय खोजकर्ता ने खोज की उस ईस्वी का नाम आप लिखते हैं। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सेलोप्सिस, सेलोप्सिस फिमोरेलिस, फिमोरेलिस रियूटर जो ऑथर है, खोजकर्ता है, इनके 74। ये देखिए आपका हो गया वैज्ञानिक नाम हो गया, इसको रेखांकित भी कर सकते हैं, सेलोप्सिस फिमोरेलिस। ये हो गया ऑथर नेम। ये क्या हो गया आपका ऑथर नेम, ऑथर नेम। और ये क्या होगा टाइम जो है, डेट जो है जिसमें इस जीव की चर्चा की गई या खोज की गई। ये आपका सही तरीका है किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम लिखने का। तो एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूं कि वैज्ञानिक कौन कौन से नियम हैं। कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जिसे कहा जाता है, नामकरण का नियम जिसे कहा जाता है, जिसके आधार पर साइंटिफिक नाम की सही सही व्याख्या की जाती है। तो लैंग्वेज आपका क्या होगा, नोमेनक्लेचर। लैंग्वेज ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होगा, नामकरण की भाषा क्या होगी, लैटिन होगी। किसी भी साइंटिफिक नाम में वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं, जीनस नाम और वंश नाम, जिसको मैंने लिखा है जीनस नेम स्पेसी नेम। दूसरा क्या होगा, मैंने उदाहरण दिया है कि आपको दो तरीके से लिखा जाता है। तो तीसरे अक्षरों में लिखा जाए जीनस नेम और स्पेसी नेम, या आपका दूसरा इसका सही तरीका है कि दोनों जीनस नेम और स्पेसी नेम को अलग अलग लिखें, उसको रेखांकित करें। चौथा नियम था कि जिस अगर खोजकर्ता के बारे में पता है, जिसने सबसे बारे में उस जीव के बारे में चर्चा की है, तो उसका नाम साइंटिफिक नेम के बाद में आता है। और जो पांचवा जो है आपका क्या नियम करता है कि आपको अगर उसका समय पता है कि जिस समय उस खोजकर्ता ने उसकी खोज की है, तो उसका जो है वो डेट जो है सबसे बाद में आपका आता है। ये मुख्य नियम होते हैं जिसे कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और बहुत ध्यान से जानकारी आप हासिल कर रहे होंगे। आप अपने नोटबुक साथ लेकर बैठे, जिससे जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको आप लिख भी सकें। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, बिल्कुल आप वरी फ्री रहें, कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि हमने जैसे पढ़ाया है हूबहू आपको पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जिस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आपको विस्तृत किया जाएगा। और
बहुत अच्छा एक पीडीएफ जो है वो सामान्य भाषा में, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करके हमने पेस्ट करके डाल दिया, बिल्कुल सामान्य भाषा में जिससे विद्यार्थी अच्छी तरीके से समझ सके, हम आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।